हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैट का चैप्टर 1। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आपका है भारतीय संविधान। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि संविधान क्यों बना, कैसे बना। ठीक है, संविधान कहाँ से आया, इसको कहाँ से लाया गया। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कि हम लोग अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर बैठते हैं तो हमें संविधान के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। बिना संविधान के ये देश चल नहीं सकता। ये लोकतांत्रिक ये जो नियम है ये चल नहीं सकते। इसलिए हमें संविधान पढ़ना चाहिए और इसीलिए हमारे भारत में लिखित संविधान लागू होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा संविधान के बारे में समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान है क्या। ठीक है, एकदम आसान भाषा में हम लोग ये पढ़ते हैं कि एक लिखित, ठीक है, यह एक लिखित दस्तावेज है। ठीक है, लिखित, ठीक है, ये लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठन के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों, कर्तव्यों और नागरिक का जो अधिकार है, जो कर्तव्य है, उसका निर्धारण करने के लिए एक ढांचा। ठीक है, मतलब इस भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका कर्तव्य क्या है, उनकी शक्ति क्या है, नागरिकों का अधिकार क्या है, उनका कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो ये सारे चीजों को भारत के संविधान में लिखित रूप से बताया गया है। ठीक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आइए हम लोग ये देख लेते हैं कि सबसे पहला जो है संविधान, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ठीक है, जो कि 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में इसको लागू कर दिया गया था। तो ये है संविधान के बारे में। और इसमें है कि आप लोग को इसमें देखिए और क्या क्या पढ़ना है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश या समाज में संविधान ऐसे नियम और कानून का निर्धारित करता है जो हमें राजनीतिक नेताओं और सत्ता और अधिकार के दुरुपयोग से बचाते हैं। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हर एक चीज में, संविधान में हर एक चीज का एक मतलब कि नियम कानून है। तो उससे बाहर अगर कोई कार्य कोई करता है तो उससे दंड दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए संविधान बनाया गया है। तो आइए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किस देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, किसी भी देश को, ठीक है, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए कि हर एक देश के कुछ अपने नियम कानून और कर्तव्य होते हैं। ठीक है, तो उनको जो भी नागरिक है वहां का वो किस तरह से उसे पालन करे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर एक देश में संविधान होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे मौखिक है, कहीं पे लिखित है। तो हमारे भारत में हमारा एक लिखित दस्तावेज है और ऐसे ही संविधान चलता है। तो आइए देखते हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपने अधिकृत नीति में शामिल किया था। ठीक है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान का जो सभा था उसमें गठन की मांग को वो सबसे पहले अधिकृत किए थे। केवल भारतीयों को लेकर बनाने वाले एक स्वतंत्र संविधान सभा के लिए यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गया था। ठीक है, पहले विश्व युद्ध में इसका मांग हुआ, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में आते आते उसके दौरान ये और तेज कर दिया गया अंततः। लेकिन उसके बाद लास्ट में क्या हुआ कि 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, फिर देखिए 1946 में दिसंबर से लेकर नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपने नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला। संविधान सभा के सदस्य ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को गंभीरता से अंजाम दिया। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि आज दुनिया के ज्यादातर देश के पास अपना संविधान है। ठीक है, हर देश के पास अपना संविधान है। सभी लोग उस पे लोकतांत्रिक, ठीक है, सभी लोकतांत्रिक देश के बारे में उम्मीद की जा सकती है और उनके पास संविधान जरूर होगा। जहाँ पे भी लोकतांत्रिक देश है उसका अपना एक संविधान होगा और वे सभी लोकतांत्रिक जो भी देश होंगे, ठीक है,
उनको संविधान कई उद्देश्य की पूर्ति करता है। पहला क्या क्या करता है कि यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को और अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकता है। ठीक है, यानी कि संविधान बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत कर्तव्य क्या है, स्वरूप क्या है। तो यही संविधान बताता है। संविधान हर देश में होना जरूरी है। ठीक है, वरना कोई भी काम कैसे ही होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बल्कि उन आदर्शों पर एक साझी समझ विकसित करते हैं, हाँ, जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। चलिए आइए यहाँ पे नेपाल का सीन है। ठीक है, नेपाल में जो जन संघर्ष हुआ था लोकतंत्र के लिए। ठीक है, 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतंत्र व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अब पूछा ये बताइए कि अगर नेपाल में एक अपना राजतंत्र था, ठीक है, तो उनको लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, उन्हें संविधान क्यों चाह रहा था। ठीक है, 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी। ठीक है, नेपाल जो है वो अपना संविधान प्रयोग करता था, उसका अपना राजा था। ठीक है, लेकिन नेपाल के जो लोग थे वो कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास कर रहे थे। इसी संघर्ष के बाद क्या हुआ कि 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। ठीक है, जब उन्होंने 2006 में, ठीक है, वहां के जो राजा थे नेपाल के, वहां के राजा की सत्ता जब वो खत्म कर दिए, ठीक है, तब उन्होंने लोकतंत्र के रास्ते पर चलने के लिए स्वीकार कर लिए। ठीक है, तब जब लोकतंत्र के रास्ते को उन्होंने अपनाया, तब उन्हें एक नया संविधान मिला। इसलिए कि अगर वो लोकतंत्र के रास्ते पर चलेंगे तो उसका एक अलग नियम है। ठीक है, हाँ, उसका एक अलग मतलब तरीका है। ठीक है, अगर हम लोग सपोज कीजिए कि कोई एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है, गेम खेलने के बाद अगर सपोज कीजिए कि अगर हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, फुटबॉल खेल के अलग नियम होते हैं। ठीक है, अगर किसी को गेम चेंज करना है, क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट का जो नियम है वो फुटबॉल के नियम से मैच नहीं करते हैं। तो उस खेल को एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें नियम भी बदलने पड़ेंगे। तो ये चीज है कि अगर नेपाल को भी राजतंत्र के जगह लोकतांत्रिक शासन चाहिए, व्यवस्था चाहिए, तो उनको भी अपने सारे नियम बदलने होंगे। ठीक है, तो यही चीज है। और नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। और संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में होगी। तो यही है कि उन्होंने ये कहा था कि देश चलाने के लिए उसका जो शासन है, उसका बागडोर मतलब कि वो मंत्री परिषद और राजा के पास होगा। हाँ, मतलब कि जिन देशों के ने लोकतांत्रिक शासन राज व्यवस्था चुनी है, ठीक है, उन्हें अपना फैसला करना होगा। संविधान को उनको मानना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपके 2 और 3 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आप पे अब फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल भी आते नहीं है और लाइन बाय लाइन उठाकर दे देगा, अगर आपने डिटेल पढ़ा है तो ही आप उस चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बच्चे SST में फेल होते हैं, आपके पास पर्याप्त समय है, अगर आप चाहें तो हर एक चीज़ को आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, लोकतांत्रिक समाज में प्रायः संविधान में ही ऐसे नियम तय करता है कि जो राजाओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो नियम बना है वो इसलिए बना है, इस लोकतांत्रिक समाज में संविधान का नियम इसलिए बना है क्योंकि जो सत्ता है, जो सबके हाथों में, राजनेताओं के हाथ में जो सत्ता है, वो जो उसका दुरुपयोग करते हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, उससे उनको रोका जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून हैं, जिनका अपना मौलिक अधिकार होता है। उनके भी खंड के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, और मैं इस आपके चैप्टर के साथ साथ मैं एक अलग पॉलिटी की क्लास आपकी स्टार्ट की हूँ। और उसमें क्या है कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा और सिर्फ लाइन बाय लाइन, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज जहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे। और कल एक मेरी पहली क्लास ही हुई है। ठीक है, मैं क्लास अभी ही उसको स्टार्ट की हूँ। तो आइए अब देखिए, संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
मतलब संविधान में ये भी लिखा है कि हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है। हर खंड में आपका जब मौलिक अधिकार आप पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, तो उसमें हर चीज के बारे में, हर अधिकार के बारे में कुछ न कुछ नियम बनाए गए हैं। तो उसमें यह भी लिखा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के सभी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, और लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह भी होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। ठीक है, ये चीज कहा गया है संविधान में। तो अब यहाँ से आइए देखिए, और संविधान क्यों होना चाहिए, संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि हम खुद अपने आप से बच सकें। ठीक है, यह बात सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन असल में इसका मतलब है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचते हैं। ऐसे विचार हमें व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह होते हैं, और संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचने में मदद करता है। इसलिए संविधान बनाए जाते हैं। संविधान में हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिन्हें हम बड़ों के सिद्धांतों को ठेस पहुंचा सकते हैं। ठीक है, देश के लिए आस्था, अधिकांश लोग गंभीरता से इस चीज को महसूस करते हैं। हाँ, लोकतंत्र को मानने वाले जो लोग होते हैं वो अधिकांश लोग गंभीरता से इस चीज को महसूस करते हैं। हाँ, और आपका यहाँ से है, देख लीजिए कि अगर लंबे दौर से तानाशाह शासन अगर चल रहा है, ठीक है, तो उसका भी वो कैसे कार्य करे, जो भी कार्य हो सबके हित में हो। तो इसलिए भी संविधान और मौलिक अधिकार में ये सब बातें बोली गई है। ठीक है, तो आप इसे एक स्टोरी के रूप में पढ़ सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। ये हम लोग देख लेते हैं। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए, स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ से देखिए, स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। ये है इसका भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण। ठीक है, और उससे कामकाज के जो नियम होंगे, जो सरकार के जो गठन होंगे वो कैसे होंगे, तो उसका भी है कि लगभग 300 लोग ने योगदान किया और जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य बने। ठीक है, भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। हर साल 3 साल तक संविधान सभा की बैठक हो रही थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्योंकि संविधान सभा में उनकी जो हिस्सेदारी थी, उनकी अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली थी, इसीलिए उन्हें इसका जनक मानते हैं। तो मतलब कि इसमें संविधान में पहले क्या हुआ था कि जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग थे, ठीक है, उनसे बहुत ही भेदभाव करते थे लोग। ठीक है, और आज भी कहीं ना कहीं जो भी गरीब हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के हैं, तो उनको अभी भी मतलब कि लोग भेदभाव करते हैं। ठीक है, लेकिन संविधान में ये नियम इसीलिए बना कि जो भी मतलब हिस्सेदारी हो, ठीक है, सब भारतीय संविधान में जो भी हिस्सा हो वो सभी लोगों का बराबर हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो जनरल वाले हों, ठीक है, किसी के लिए भी। इसीलिए जनरल के बराबर करने के लिए हर जगह, ठीक है, SC ST OBC के लिए कुछ न कुछ कोटा आपका चलता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी कॉलेज में या किसी हॉस्पिटल्स में या जहाँ पे उनको कोई कंपटीशन में, ठीक है, उनका कुछ मार्क्स के लिए उनको कंसेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसका जो विविधता के सामने इसका फ़र्क जो है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया, उन्होंने सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन, ठीक है, और उन्होंने जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका को पर काफ़ी जोर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे अब आपको पढ़ना है आपको संघवाद का मतलब होता है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की जो सरकार का होना। अगर एक देश में एक से अधिक सरकार है, ठीक है, तो उसको कहते हैं फेडरलिज्म, संघवाद। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। इसके बारे में हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और क्लास 7 की भी किताबों में हम लोग राज्य सरकार के में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे आइए, हमारा
संसदीय शासन प्रणाली। ये हम लोग देख लेते हैं कि जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी थी, ठीक है, तो सभा के सदस्य ने A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था और घोतक का इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था ज्ञानोदय लाएंगे। ये चीज़ है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। चलिए आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि सरकार के सभी स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। ये चीज़ है कि और भारत का संविधान जो है अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है, ठीक है। भारतीय संविधान में सबको वोट करने का सबको अपना अधिकार है, ठीक है। हर लोग अपने मन से जो भी उनकी इच्छा हो वो नेता वो चुन सकते हैं। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तब उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने का योग्य बना दिया, और उन्हें विश्वास था कि इनमें से केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीके को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है, बल्कि जाति वर्ग या औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच के बेड़ियों को भी तोड़ा जाएगा। ये चीज़ है। अब देखिए शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ। संविधान के अनुसार सरकार के तीन अंग बने, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचन प्रतिनिधि होते हैं, निर्वाचन जो होते हैं वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, और कार्यपालिका ऐसे लोगों का एक समूह है जो कानूनों को लागू करना और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है, न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका क्या कहते हैं। इसके बारे में आप लोग इकाई 3 में अभी पढ़ेंगे। इसके बारे में आप लोग डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखिए इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखें कि इसका मतलब राज्य सरकार से नहीं है। राज्य शब्द का अर्थ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि हम इसे सरकार से भिन्न अर्थ लेते हैं, ठीक है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना, हाँ, सरकार का काम है कानून बनाना और उसको लागू करना। लेकिन राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग पे रहने वाले संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधि करती है। ये होता है राज्य, हाँ, इसको कहते हैं राज्य। अब मौलिक अधिकार यहाँ पे देखिए जितने भी मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो ये सारे अधिकार, हाँ, लोकतांत्रिक देश में हम लोग संविधान इसीलिए बनाए हैं कि सबको समानता का अधिकार मिले, ठीक है। सबको हर जगह जाने का मतलब होटल, मैदान, दुकान, सार्वजनिक स्थान पर सभी को बराबर पहुंचने का अधिकार मिले। जो किसी को कुछ भी करना है तो ये न मतलब कि हो कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो ब्राह्मण है तो वो शेड्यूल कास्ट है, ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। आप इसे एक कहानी के रूप में आप पढ़िएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता है, और देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने का कोई भी व्यवसाय, पेशा और कारोबार करने का अधिकार शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब किसी भी देश के नागरिक को कहीं भी आने का, जाने का, पेशा मतलब बिजनेस करने का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, हाँ, श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, ठीक है। अगर 14 वर्ष से कम बच्चे हैं और अगर हम लोग जबरदस्ती, हाँ, मानव व्यापार जो होता है और जबरदस्ती किसी से अगर हम लोग श्रम करा रहे हैं तो वो भी शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा। सांस्कृतिक और देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को पूरी आर्थिक व्यवस्था स्वतंत्रता दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा पर धर्म अपनाने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, ठीक है। और इसमें देखिए आई 5th में कि सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट के लोग हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो इस अधिकार का सहारा ले सकता है। तो ये चीज़ है। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, आपका बस ये आपका लास्ट पॉइंट है। देखिए इसके बारे में ये है कि राज्य वह होता है कि इसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को
राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देगा। इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम धर्म के बारे में ये लिखा है कि किसी भी धर्म के लोग भारत में या किसी भी लोकतांत्रिक देश में रह सकते हैं, कि सबको रहने का अधिकार है। किसी का भी धर्म जाति पाति के मतलब कि उससे किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये चीज़ लिखा गया है यहाँ पे। अब देखिए, संविधान के मूल कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षकों की सहायता से पता लगाइए। ये तो आप लोग, हाँ, ये तो एक्टिविटी है। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।